24 घंटों में पाकिस्तान में फिर से तख्ता पलट, भारत को रहना होगा सतर्क। पाक आर्मी भेजेगी भारत में आतंकवादी, भारत को हिंद महासागर में जमानी होगी अपनी धाक। ड्रैगन को अब हिंद महासागर में टक्कर देगा भारत, ड्रैगन को हिंद महासागर में डुबो डुबो कर मारेगा भारत। तो दोस्तों 24 घंटे में बदला खेल। पाकिस्तान में इमरान खान हुए आर्मी के खिलाफ, पाकिस्तान में युद्ध के आसार, भारत को रहना होगा संभल कर, दोबारा बॉर्डर पर शुरू हो सकती है गोलीबारी। इमरान के विरोध से कैसे भारत तक उसका असर पड़ेगा, यह हम आज की वीडियो में डिटेल में जानेंगे। तो दोस्तों भारत के पुराने वजीर आजम इमरान खान इस साल अप्रैल में अपनी हुकूमत के गिरने के बाद से ही आर्मी पर जोरदार ढंग से हमला कर रहे हैं। वो पाकिस्तान में बेहद ताकतवर आर्मी से सीधी लड़ाई छेड़ चुके हैं। इमरान खान के द्वारा पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पर किए जा रहे लगातार हमलों का मुद्दा इतना गंभीर है कि पाकिस्तान में पहली बार वहां की खुफिया एजेंसी ISI के लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। इसके साथ ही इमरान खान शहबाज शरीफ की हुकूमत से भी भिड़ रहे हैं। लंबे वक्त तक पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलने वाले इमरान खान के बारे में ये किसी भी ने भी नहीं सोचा था कि वो एक दिन मुल्क के वजीर आजम बनेंगे और वहाँ की आर्मी को ही चुनौती दे देंगे। ऐसे में इमरान खान जब आर्मी से सीधे टकरा रहे हैं तो निश्चित रूप से उनके लिए लड़ाई आसान नहीं है। आपको बता दें दोस्तों कि आर्मी ने ही इमरान खान को पाकिस्तान के वजीर आजम के पद पर बैठाया था और कहा जाता है कि आर्मी ने ही उन्हें हटा दिया है। कुछ महीनों पहले ही इमरान खान के साथ पाकिस्तान आर्मी ने धोखा किया। जिस आर्मी को लेकर वे इतने ज़्यादा यकीन में थे, उसी आर्मी की बदौलत उन्हें अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़ा। दोस्तों इसी वजह से विपक्ष द्वारा नेशनल असेंबली में पेश किए गए अविश्वास प्रस्ताव में इमरान खान सरकार बहुमत साबित करने में नाकाम रही थी, क्योंकि पाक की नेशनल असेंबली में 342 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए 172 सीटें चाहिए होती है, लेकिन विपक्ष जोड़ तोड़ और तोड़ मरोड़ करके किसी तरह से बहुमत के पास पहुंच गई। ऐसे में काम बहुमत और गठबंधन से बनी ये अवसरवादी शहबाज सरकार पाक सेना के लिए अभी बिल्कुल अनुकूल है। वैसे तो पाक में सेना का पोपट ही प्रधानमंत्री बनते हैं, पर इस बार शहबाज शरीफ के रूप में उन्हें एक गुलाम मिल चुका है। अगर इस गुलाम ने कुछ भी गलत किया तो अपनी सत्ता से हाथ खो बैठेगा। इसलिए दोस्तों हमेशा से सत्ता पक्ष से सेना को कोई समस्या के आसार नहीं लगते, लेकिन विपक्ष का क्या, इमरान खान उखड़े हुए हैं। उनके गुस्से का असर जनता में पाक सेना के खिलाफ उठे लहर में देखा जा सकता है। ऐसे में सत्ता से हटने के बाद से इमरान की पार्टी ने पूर्व गृह मंत्री शेख रशीद के नेतृत्व में रावलपिंडी में रैली की। इस रैली में चर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु रहा पाक सेना के खिलाफ लगे नारे। लोग चिल्ला रहे थे, चौकीदार चोर है, यहाँ चौकीदार पाक सेना है। रशीद इस नारे को सुनते ही घबरा गए, लेकिन जनता का क्या है। इसलिए माना जा रहा है कि आने वाले समय में सेना पर जनता का दबाव जरूर बढ़ेगा, क्योंकि पाक में असली सरकार सेना की ही है। सीधे जनता से मिली चुनौती की बात सेना का कदम क्या होगा। कोई नेता या मंत्री होते तो तख्ता पलट कर देते, लेकिन जनता का तख्ता पलट कैसे करें। ऐसे में दोस्तों माना जा रहा है कि पाकिस्तान में हिंदुओं पर हमले बढ़ेंगे। अगर धर्म के नजरिए से देखें तो लोगों की भावनाओं को उजागर करने के लिए पाक सेना हिंदुओं पर हमले को बढ़ावा देगी। दोनों इस्लाम को खतरे में बताएगी, जिससे लोगों में एकजुटता बढ़ेगी और इससे पाक सेना को समर्थन मिलेगा। इसके साथ साथ पाक के चुंगल में फंसे बलूचिस्तान जैसे स्वतंत्रता सेनानियों पर कार्रवाई की जाएगी। वैसे तो दोस्तों पाक राष्ट्रवाद पर कोई अर्थ नहीं जानता, क्योंकि उसकी स्थापना ही धर्म के नाम पर हुई है और उनके पास कोई साझी संस्कृति, इतिहास और विरासत भी नहीं है जिस पर वो गर्व कर सके। ऐसे में उनका पूरा राष्ट्रवाद भारत विरोध पर ही टिका हुआ है। इसलिए पाकिस्तान भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम जरूर देगा। जहां तक भारत विरोधी गतिविधियों का सवाल है, भारत से सीधे लड़ने की तो उसकी औकात नहीं है। इसलिए वो दो चीज़ों का सहारा लेगा, पहला आतंकवादी और दूसरा चीन, या फिर दोनों एक साथ। आतंकवादी कोई उतनी बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि भारतीय सेना उनको हूरों के पास भेजने की तैयारी कर चुकी है और ये समस्या
लगातार बनी रहेगी। बस हाल की परिस्थितियों को देखते हुए अब बात करते हैं चीन की। अगर पाक चीन के साथ मिलकर या फिर उसकी मदद से कोई दुस्साहस करता है तो ये समस्या का विषय है। संभावना है कि इस समस्या की जगह बनेगा लद्दाख। लद्दाख क्षेत्र उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रृंखला और दक्षिण में ज़ंस्कार श्रेणी के बीच मौजूद है। वहीं पाकिस्तान इसकी पश्चिमी सीमा से लगता है और चीन इसके पूर्व में है। ऐसे में सूखी और ऊबड़ खाबड़ इलाके के बावजूद ये सदियों से सिल्क रूट का हिस्सा रहा है और कई बार फारसियों, तिब्बतियों और रूसियों द्वारा जगह हथियाने के लिए जंग का मैदान भी बना है। इसी इलाके से दोस्तों पाक चीन की सबसे बड़ी CPEC परियोजना भी गुजर रही है, POK से। इसलिए भारत को इस क्षेत्र में सतर्क रहते हुए अपनी तैयारियों और तैनातियों दोनों को बढ़ा देना चाहिए। तो दोस्तों आपकी इस बारे में क्या राय है? आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। आइए दोस्तों अब आपको दूसरी खबर की तरफ लेके चलते हैं। तो दोस्तों हिंद महासागर सामरिक नजरिए से भारत के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। इसकी ज़रूरत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया का 80% तेल व्यापार इसी क्षेत्र से होकर गुजरता है और भारत के लिए इसकी रणनीतिक अहमियत कितनी है इस बात से माना जा सकता है कि दुनिया का एकमात्र महासागर है जिसका नामकरण एक देश के नाम पर हुआ है। अगर आप भौगोलिक दृष्टि से भी इसका पता करें तो पाएंगे कि भारत का एक बड़ा भूभाग हिंद महासागर से लगता है। इस क्षेत्र में भारत और उसकी नौसेना का दबदबा है और इसी दबदबे को कम करने के लिए चीन ने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नाम की रणनीति की शुरुआत की, जिसमें हिंद महासागर के देशों के साथ संबंध स्थापित करना था। इस क्षेत्र में दबदबे के डर से ही चीन ने पाकिस्तान के साथ ग्वादर और CPEC परियोजना की शुरुआत की। ये कई सारे तरह के खनिजों, तेल, गैस, समुद्री जीवों और रत्नों से पटा पड़ा है। इसलिए इस क्षेत्र में दबदबा भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और इसी उद्देश्य के लिए अभी हाल ही में परियोजना 75 और परियोजना 75I का शुभारंभ किया गया। पिछले कुछ समय से देखा गया है कि कैसे चीन दक्षिण चीन सागर में इंडोनेशिया, वियतनाम और फिलीपींस जैसे दूसरे देशों को धमकाता रहा। धीरे धीरे चीन ने एक भी गोली चलाए बिना पूरे क्षेत्र को धीरे धीरे अपने नियंत्रण में ले लिया और अब चीन की नज़र हिंद महासागर पर है। हालांकि लद्दाख में भारत से पूरी तरह हारने के बाद अब चीन खुलेआम तो लड़ाई कर पाने में सक्षम नहीं है, लेकिन चीन की चालाकी किसी से भी छिपी नहीं है। हिंद महासागर में चीन के जहाज 3 से 4 बार देखे गए हैं और यही कारण है कि भारत को चौकन्ना होने के लिए काफ़ी है। दोस्तों ऐसे में एक कहावत काफ़ी मशहूर है कि एक दूसरे को उनकी क्षमताओं से आंकते हैं, ना कि उनके इरादों से, क्योंकि इरादे तो रातों रात बदल सकते हैं। दोस्तों ऐसे में भारत को सतर्क होना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों भारत द्वारा प्रोजेक्ट 75 और 75I का निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना में दोस्तों भारत 30 वर्ष का अनुमान लगाया गया था और भारत को 2012 से 15 तक 12 नई पनडुब्बियां मिल जाएंगी। इसके बाद भारत 2030 तक अपने 12 बेड़े बना लेगा, जिससे बेड़े का आकार 24 हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों फ्रांस के DCNS के साथ नौसेना ने अनुबंध किया है और INS वागशीर को प्रोजेक्ट 75 के तहत लॉन्च किया गया। इस पूरे मुद्दे को लेकर दोस्त नरेंद्र मोदी सरकार आगे बढ़ती ही जा रही है और ये भारत के व्यापारिक और आर्थिक हितों के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों इस पूरे मुद्दे के बारे में आपकी क्या राय है और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए।